हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का विनीत है साइंस एंड टेक्नोलॉजी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर वेलकम है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे विनीत एस पे ये अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करेंट अफेयर्स के बारे में, और हमने यस्टरडे डिस्कस किया था। एक टॉपिक था द हबल स्पेस टेलीस्कोप्स, उसके उसके बारे में जाना था, उसके बैकग्राउंड्स के बारे में जाना था और उसके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं हबल टेलीस्कोप से, और वो करेंटली न्यूज़ में क्यों था। ये सारा कुछ हमने कल यस्टरडे डिस्कस किया था। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये भी करेंटली अपना न्यूज़ में चल रहा है। न्यूज़ में किस लिए इसको भी जानेंगे, इसका क्या बैकग्राउंड रहा है, इसके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं और ये न्यूज़ में किस लिए है, ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मार्स ऑर्बिटर मिशंस रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए चल रहा है क्योंकि इसने अभी ये अपना 2021 सितंबर में 7 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि ये 2013 में लॉन्च किया गया था, तो 2021 सितंबर इट्स कंप्लीटेड इट्स 7 ईयर्स। तो इसके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, इसका क्या बैकग्राउंड रहा है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द मार्स ऑर्बिटर मिशंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में। मार्स ऑर्बिटर मिशन ये मार्स पर लॉन्च करने वाला इंडिया का पहला मिशन था। इंडिया का क्या मतलब, इंडिया बहुत से पूरे विश्व में एक शायद पहला दूसरा देश था जिसने मार्स पर अपना मिशन लॉन्च किया था। इससे पहले शायद यूएसए ने लॉन्च तो किया था लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा था। चाइना ने भी लॉन्च किया था लेकिन वो भी अनसक्सेसफुल रहा था। तो इंडिया जो एक पहली फर्स्ट कंट्री बन गई थी जिसने मार्स पर अपना मिशन लॉन्च किया था, और वो सक्सेसफुल रहा था। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन ये सितंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। और ये इसने 1 साल पूरा कंप्लीट करके ये अपना मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया था। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन वाज लॉन्च इन 2013 एंड वो जैसा कि मैंने आपको बताया इट्स कंप्लीटेड इट्स 7 ईयर्स इन 2021 सितंबर। मार्स ऑर्बिटर मिशन जो था अपना, जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका इंटरप्लेनेटरी मिशंस लॉन्च करने में पहला स्थान है। मतलब उससे पहले इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी इंटरप्लेनेटरी मिशन लॉन्च नहीं किया था मार्स ऑर्बिटर मिशन से पहले। तो इसको उसने लॉन्च किया था अपना जो PSLV C-25, उसका जो लॉन्च व्हीकल है। जब कभी हम लॉन्च व्हीकल के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे कि ये PSLV क्या होता है, GSLV क्या होता है या SLV क्या होता है। ये अभी शॉर्ट टर्म में यही समझा सकता हूँ कि ये अपने लॉन्च व्हीकल होते हैं जिससे अपना स्पेस में कोई भी मिशन लॉन्च किया जाता है, या कोई भी अपना एस्ट्रोनॉट्स, या एस्ट्रोनॉट तो अभी इंडिया ने कोई भी लॉन्च नहीं कर पाया है अपने दम पे। तो ये सारे स्पेस में लॉन्च करने वाले व्हीकल होते हैं। तो इट वाज इसरोज फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन इन स्पेस, ठीक है। इट वाज लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ PSLV C-25। इसके साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसके टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो सबसे पहले इसका साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव, इस मिशन को लॉन्च करने के पीछे साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव ये था कि अपना जो मार्स ऑर्बिट है, उस जो सतह है, उसका जो एटमॉस्फियर है, उसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, इन सारी चीज़ों की स्टडी करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था। टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो कह सकते हैं कि डीप स्पेस नेविगेशन के पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए भी ये लॉन्च किया गया था। या फिर अपना कह सकते हैं कि डीप स्पेस कम्युनिकेशन के पर्पस को भी पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया था। और मिशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, मतलब किस तरह से हम इंटरप्लेनेटरी मिशंस को लॉन्च करके उनको मैनेज कर सकते हैं, किस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं ताकि हमें फ्यूचर में अगर हम कुछ भी ऐसा मिशन कंडक्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादा चांस रहें सक्सेस के। इन सारी चीज़ों के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए भी ये मिशन लॉन्च किया गया था, और ये पहला मिशन था। अब इसके बारे में बताते हैं कि मार्स ऑर्बिटर मिशंस के साथ में जो पेलोड्स, कल मैंने डिस्कस किया था कि जब भी कोई भी मिशन लॉन्च किया था उसमें कुछ ना कुछ पेलोड्स साथ में भेजे जाते हैं।
तो इसके साथ में भी 5 पेलोड्स साथ में भेजे गए थे। उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मार्स ऑर्बिटर मिशन के साथ में कौन कौन से पेलोड्स भेजे गए थे। पेलोड्स क्या होते हैं? पेलोड्स होते हैं किसी भी साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीवमेंट्स करने के लिए या भी किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए जो भी साथ में इंस्ट्रूमेंट्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हो या टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स हो या सुपरविज़न करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हों, कम्युनिकेशन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हों, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम एज ए पेलोड डिस्कस करते हैं। तो मार्स ऑर्बिटर मिशंस के साथ में जो अपने 5 पेलोड्स भेजे गए थे उनमें से था एक, फर्स्ट वन जो था वो था मीथेन सेंसर डिवाइस, दैट वाज मीथेन सेंसर फॉर मार्स। अब ये किस लिए साथ में भेजा गया था? ये इसलिए साथ में भेजा गया था ताकि मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन का कंपोजिशन कितना है इसको फाइंड आउट करने के लिए। अब मीथेन के कंपोजिशन को फाइंड आउट क्यों किया गया था? क्योंकि किसी भी जैसे कि कोई ऑर्बिट है, अगर हम वहाँ की मतलब जो भी गैसें वहाँ पे जो पाई जाती हैं, अगर हम उसके कंपोजिशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें बहुत ही हेल्प मिलती है उस ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है मीथेन गैस। इसके साथ में और भी गैसें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे नाइट्रोजन का कंपोजिशन क्या है वहाँ पे हाइड्रोजन का कंपोजिशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें उसको मतलब उस ऑर्बिट के इंफॉर्मेशन को निकालने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो सबसे पहला जो मार्स ऑर्बिटर मिशन में पेलोड भेजा गया था साथ में, वो था मीथेन सेंसर मेजर टू CH4 इन मार्स एटमॉस्फेयर। और उसके जो मार्स ऑर्बिट में मीथेन कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, वहाँ पे क्या कंपोजिशन है उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए भी ये मीथेन सेंसर डिवाइस का प्रयोग किया गया था। उसके बाद अपना दूसरा जो अपना इंस्ट्रूमेंट साथ में भेजा गया था वो था अपना मार्स कलर कैमरा MCC। ये किस लिए लगा के भेजा गया था? ये बहुत ही हाईली प्रिसाइज कैमरा यूज़ किया गया था। इससे क्या हुआ था कि हमें मार्स के सरफेस के कंपोजिशंस को फाइंड आउट करने में काफ़ी हेल्प मिली है। यानी कि उसका मार्स ऑर्बिट का जो सरफेस है उसका कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन और उसके सरफेस के जो फीचर्स हैं जैसे कलर से रिलेटेड हो गया या उसमें कौन कौन से मतलब तत्व मिले हैं, इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए इस कैमरे का प्रयोग किया गया था। उसके अलावा एक और था अपना थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। ये किस लिए? जैसे कि मैंने बताया था कि मार्स ऑर्बिटर मिशंस के साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने में एक जो अपना ऑब्जेक्टिव था वो था वहाँ की मार्स ऑर्बिट मिशंस की मिनरोलॉजी को पता करने के लिए। यानी कि वहाँ पे मार्स ऑर्बिट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं या फिर उसकी मॉर्फोलॉजी को पता करने के लिए ये इसका एक साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव था। उसी एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अपना थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर्स का यूज़ किया गया था। इससे क्या होता है कि जैसे कि कोई इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है, वो क्या होता है कि जैसे कि किसी भी सरफेस से अपना कोई भी इमिशन हो रहा है तो उसकी इमिशंस की प्रॉपर्टीज़ को पता करके बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर लेता है कि वो कौन सा मिनरल्स है। क्योंकि डिफरेंट मिनरल्स जो होते हैं वो डिफरेंट अपना इमिशंस करते हैं। उनका क्या होता है ना, एक निश्चित, जैसे कल मैंने बताया था अल्ट्रा वायलेट से लेके इंफ्रारेड रेडिएशन तक अपना टोटल स्पेक्ट्रोमीटर होता है। तो जो डिफरेंट अपना जो मिनरल्स होते हैं वो डिफरेंट लेवल के इमिशंस करते हैं अपने। तो उस इमिशंस को फाइंड आउट करके हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा मिनरल्स है। तो ये थर्मल इंफ्रारेड इमिशंस इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर था, वो सिर्फ और सिर्फ मार्स ऑर्बिटर में पाए जाने वाले मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए साथ में भेजा गया था। आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक दौड़ सी लगी है कि मतलब कौन कितने रिसोर्सेज को फाइंड आउट कर ले, उनका कितनी जल्दी उनका एक्सप्लोर कर ले और उनका कितनी जल्दी उनका दोहन कर ले। तो इसी तरह अब अर्थ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे मिनरल्स अपने कम पड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे खर्च होते जा रहे हैं। तो अब दूसरे इंटरप्लेनेटरी ऑर्बिट्स में लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। चांद पर जाएंगे या मार्स पर जाएंगे तो वहाँ पे पता करेंगे कि कौन कौन से यूज़फुल मिनरल्स पाए जाते हैं। फिर आगे चल के शायद उनको भी एक्सप्लोर करेंगे और उनका मतलब फिर उनको भी यूज़ करेंगे। इस तरह की
चीज़ों को निकट भविष्य में इनकी संभावनाओं को तराशने के लिए ही ये सारे प्रयोग किए जा रहे हैं। तो उसके बाद एक अपना जो फोर्थ वन था, जो पेलोड था, वो था लाइमैन अल्फ़ा फोटोमीटर। अब ये लाइमैन अल्फ़ा फोटोमीटर क्या होता है? लाइमैन अल्फ़ा फोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो कि सरफेस सरफेस में हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम क्या होता है? हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप होता है। आई थिंक्स ड्यूटेरियम जो होता है वो हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप होता है। तो लाइमैन अल्फ़ा स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है, अल्फ़ा फोटोमीटर जो होता है, वो डी/एच के रिलेटिव स्टडी को कंडक्ट करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। अब डी/एच का रिलेटिव स्टडी किस लिए की जाती है? डी/एच की रिलेटिव स्टडी इसलिए की जाती है ताकि सरफेस से जो अपना वाटर है, जो H2O है, उसके इरोज़न का प्रोसेस क्या है, यानी उसके लॉस का, या कह सकते हैं उसके लॉस का प्रोसेस क्या है, उसको फाइंड आउट करने के लिए डी/एच का रेशियो को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो डी/एच के रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए ही ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किया गया था, दैट इज़ लाइमैन अल्फ़ा फोटोमीटर, ताकि हम पता कर सकें कि मार्स पर H2O है, यानी कि पानी है, और पानी है तो कितनी मात्रा में पानी है, और पानी अगर नहीं है, पहले हुआ करता था और आज नहीं है, तो उसके इरोजन का प्रोसेस क्या है। ये सारी चीज़ें, मतलब वाटर से रिलेटेड सारी चीज़ें, वाटर है, वाटर था, या वाटर जो अगर लॉस हो रहा है तो किस रेट से लॉस हो रहा है, इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए ही लाइमैन अल्फ़ा फोटोमीटर का यूज़ किया गया था। उसके बाद अपना जो लास्ट अपना जो था, मास एक्सोफेरिक न्यूट्रल कंपोजिशंस एनालाइजर, इसको मेन का बोलते हैं मार्स एक्सोफेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर। इट इज़ ए क्वाड्रपल मास स्पेक्ट्रोमीटर्स फाइंड आउट न्यूट्रल कंपोजिशन इन द रेंज ऑफ 1 to 300 AMU विथ यूनिट मास रिजोल्यूशंस। तो ये कोई साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव रहा होगा इतना, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए इस चीज़ का प्रयोग किया गया था। इसको बाद में बताऊंगा मैं। अब डिस्कस करते हैं कि ये मार्स ऑर्बिटर मिशंस के जो अचीवमेंट्स रहे हैं वो क्या अचीवमेंट्स रहे हैं। मतलब 7 साल हो गए हैं, 2013 में हम लोगों ने भेजा था, 2014 सितंबर में ये अपना पहुंच गया था। उसके बाद अगर देखेंगे 2014 के बाद तो अब लगभग 6-7 साल हो गए हैं। तो उस जो आप जिन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए इस चीज़ मार्स ऑर्बिटर मिशंस को भेजा गया था, उनमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल हो पाए हैं, यानी कि उसके अचीवमेंट्स क्या रहे हैं, इसके बारे में ही थोड़ा देखेंगे। तो फर्स्ट वन इसका अचीवमेंट्स जो रहा है वो वो क्या रहा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस इसने भेजी हैं वहाँ से, मार्स ऑर्बिटर मिशन ने जो कैमरा लगे हैं, हाईली प्रिसाइज कैमरा लगे हैं, उनके थ्रू जो इमेजेस भेजी हैं। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि अर्थ का एक एटलस होता है, उसी तरह मार्स के भी एटलस को बनाने में मदद मिली है। यानी कि जिस तरह से अर्थ के मैप को अर्थ का जो एटलस है वो अपन को दिखाई देता है, उसी तरह हम मार्स के एटलस को भी बनाने में कामयाब हुए हैं। उसके बाद अपना ये दूसरा इसका अचीवमेंट्स ये रहा है कि जैसे कि पृथ्वी का एक मून है, जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है दैट इज़ मून, उसी तरह हमें ये फाइंड आउट करने में मदद मिली है कि मार्स ऑर्बिट के भी 2 मून्स होते हैं। उन 2 मून्स का नाम है, फर्स्ट वन इज़ फोबोस एंड सेकेंड इज़ डीमोस। तो ये हमें इसी MOM से ही पता चल पाया है कि मार्स ऑर्बिट के भी 2 मून्स हैं। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने में भी MOM का योगदान रहा है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो मार्स ऑर्बिटर मिशंस ने बताई है वो ये बताई है कि जैसे कि पृथ्वी पे क्या होता है, अप टू 10 किलोमीटर जब भी डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं तो पृथ्वी पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 to 15 किलोमीटर तक रेज्ड हो पाते हैं वो डस्ट स्टॉर्म। लेकिन जो मार्स पर जो अपने डस्ट स्टॉर्म आते हैं वो 100 किलोमीटर्स, मतलब 100 किलोमीटर्स ऊपर तक रेज्ड हो जाते हैं। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसने बताई है। चौथी चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो MOM के मार्स ऑर्बिटर मिशन से फाइंड आउट हुई है वो है इसका एल्बिडो मैप के बारे में। अब एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो एक प्रोसेस होता है। एल्बिडो प्रोसेस क्या होता है? एल्बिडो प्रोसेस होता है जब भी सन से कोई रेज़ आती है, वो किसी भी सरफेस को पेनिट्रेट करती है, या उसके बीच में जब भी कोई आर्टिकल आ जाता है, जैसे पेड़ आ गया, पौधे आ गए, या किसी भी सरफेस को रेस्ट करती है, तो उसमें क्या होता है, कुछ भाग वो
आपने देखा होगा कुछ भाग वो शोषित हो जाता है, उसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कुछ भाग उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ थोड़ा सा पोर्शन उसमें रिफ्रैक्शन में चला जाता है, यानी एयर में चला जाता है। तो एल्बिडो हमें क्या करता है, एल्बिडो हमें उसके ही कंपोजिशन को बताता है कि कितना कंपोजिशन उसने मतलब एब्जॉर्ब कर लिया और कितना कंपोजिशन सनरेज को उसने फिर से वापस रिफ्लेक्ट कर दिया। तो रिफ्लेक्ट वाला जो पोर्शन होता है, जैसे सनरेज आती है और किसी सरफेस से टकराती है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, तो रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन को ही एल्बिडो का वो बताता है। एल्बिडो हमको बताता है कि कितना पार्ट उसने रिफ्लेक्ट कर दिया है। तो एल्बिडो के जो मार्स ऑर्बिटर मिशंस में जो एल्बिडो का मैप है, उसको प्रिपरेशन करने में भी काफ़ी हेल्प मिली है। तो ये था इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, मार्स ऑर्बिटर मिशंस क्या है, इसके बैकग्राउंड के बारे में बताया, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, वो भी हमने डिस्कस किया, और इसमें मतलब क्या क्या अचीवमेंट्स हमने कर लिया अभी तक पिछले 6-7 सालों में मार्स ऑर्बिटर मिशंस, ये भी हमने डिस्कस किया। तो अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसके, जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च मार्स ऑर्बिटर मिशंस विथ सक्सेस। इससे पहले चाइना की स्पेस एजेंसी ने और अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने भी लॉन्च किया था मार्स के लिए, बट वो सक्सेस नहीं उनको मिली थी। तो इंडिया ने जब ये 2013 में लॉन्च किया तो उसको सक्सेस मिली, तो वो पहला कंट्री बन गया था मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च करने में और सक्सेस करने में। उसके बाद अब बहुत सारे देश जो बड़े बड़े, इंडिया से भी बड़े बड़े देश हैं, वो कैसे पीछे रह सकते हैं, तो एक फिर से दोबारा होड़ लग गई मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च करने के लिए। तो उसमें ये 3-4 मिशंस निकल के आए हैं, मैं उनको बता देता हूँ। जैसे कि ये एक्सो मिशन है, एक्सो मिशन आपने सुना होगा, एक्सो मार्स 2022। एक्सो मार्स 2022 क्या है, ये क्या है, अपना यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जो कि वो भी मार्स ऑर्बिट को एक्सप्लोर करने के लिए अपना एक मिशन भेज रही है, यानी कि उसने भेजा भी है, क्योंकि एक्सो मार्स 2020 जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी विद द हेल्प ऑफ रशियन स्पेस एजेंसी, दोनों के द्वारा मतलब दोनों के सहयोग से ही मिशन भेजा जा रहा है। वो 2 भागों में है। उसका पहला भाग 2016 में लॉन्च हो चुका है, जो कि सक्सेसफुल रहा है, और उसका जो सेकेंड पार्ट जो रूवर वाला पार्ट है, वो 2022 में लॉन्च करने का उसका मतलब मिशन है। तो अभी हम क्या करेंगे, किसी दिन बताएंगे आपको कि मतलब ये रूवर क्या होता है, या ऑर्बिटर क्या होता है, या लैंडर क्या होता है। क्योंकि जब भी कोई स्पेस में कोई भी भेजा जाता है तो उसके 3 पार्ट होते हैं। शटल भेजा था, उसके 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज़ ऑर्बिटर, सेकेंड वन इज़ रूवर, एंड थर्ड वन इज़ लैंडर। तो आगे कभी डिस्कस करेंगे तो तीनों पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो ये अपना एक्सो मार्स 2022 है, उसका फर्स्ट वन इज सक्सेसफुल इन 2016, और सेकेंड जो रूवर वाला मिशन है, रूवर एंड लैंडर वाला जो मिशन है, वो 2022 में आएगा। इसके साथ में यूएसओ ने भी अपना एक मिशन लॉन्च किया है। यूएसओ के मिशन का नाम है मार्स 2020 रूवर, इसका भी। तो ये क्या है, ये अपना लास्ट ईयर्स ने यूएसए ने भी लॉन्च किया था रूवर मिशन वाला। उसमें क्या होता है कि वो मार्स की जो सरफेस है उसको मतलब स्टडी कंडक्ट करने के लिए वहाँ पे कुछ ऐसे मतलब कुछ चीज़ें ऐसे उठा के लाने के लिए है, ताकि उनका यहाँ पे पृथ्वी पे लाई जा सके और उनका मतलब वैज्ञानिक परीक्षण किया जा सके। जैसे कि मृदा हो गई, या फिर कोई भी अपना रॉक का कंपोजिशन हो गया, कोई छोटा सा टुकड़ा वहाँ से उठा के लाएंगे और यहाँ पे अपना मतलब साइंटिफिक उसके निकालेंगे, परीक्षण करेंगे कि किस तरह से। तो उसका भी लॉन्च हो गया है। इसके अलावा एक अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, होप मिशन। होप मिशन क्या है? होप मिशन अरब बर्ड द्वारा लॉन्च किया गया। अरब बर्ड मतलब ये अपना जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूएई हो गया, ओमान हो गया, एमन हो गया, तुम्हारा सऊदी अरबिया हो गया, और ये जो कंट्रीज़ हैं ये सारी अरब बर्ड्स में आती हैं। तो अरब बर्ड के द्वारा पहला लॉन्च किया गया मिशन है होप मिशन। ये मिशन लॉन्च किया है यूएई ने, यूनाइटेड अरब इमीरेट्स ने लॉन्च किया है, लास्ट ईयर ही लॉन्च किया है 2020 में। तो ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये अरब वर्ल्ड द्वारा लॉन्च किया गया स्पेस में पहला मिशन है। इसके अलावा चाइना कैसे पीछे रहने वाला था, इतने सारे ऑब्जेक्टिव पूरा करने के बाद इंडिया ने भी पूरा किया, अमेरिका ने भी लॉन्च कर दिया, यूरोप ने भी लॉन्च कर दिया, तो चाइना कैसे पीछे रह सकता। तो उसने भी अपना लास्ट ईयर तियानवेन फर्स्ट के नाम से फिर से दोबारा से तियानवेन फर्स्ट के नाम से मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च कर दिया है। तो ये सारा कुछ था जो आपने डिस्कस किया मार्स ऑर्बिटर मिशंस के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको काफ़ी अच्छा लगा होगा आज। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि
जो भी करंट अफेयर्स में साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट इश्यूज़ हैं हम उसको डिस्कस कर सकें और रोचक से रोचक जानकारियाँ आपको दे सकें। ओके, थैंक यू।